ये पूरे प्रदेश में व्याप्त भूमिधरी की समस्या को लेकर नियम 310 में की सूचना को आपने नियम 58 में गृहता पर सुनने का अवसर दिया। मैं आपका हृदय से आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में, संपूर्ण प्रदेश में आज तमाम गांवों में और विभिन्न जनपदों में भूमिधरी की समस्या से वहां की जनता, ग्रामीण जनता जूझ रही है। और जो लोगों की बसासत पीढ़ियां दर पीढ़ियां 200 साल, 100 साल, 75 साल, कई दशकों से वन भूमि में निवास करते आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज उन पर सरकार का संकट मंडरा रहा है। जहां हम इस विधानसभा भवन में आज मौजूद हैं, निश्चित रूप से कई दशक पहले यहाँ पर भी जंगल होंगे, छानियां होंगी, कच्ची झोपड़ियां होंगी और आज यहाँ विधानसभा भवन का ऐसे ही रूप ले चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चमोली जनपद के माननीय अध्यक्ष जी, चमोली जनपद की पिंडर घाटी से ही अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। पिंडर घाटी में लगातार अखबारें की सुर्खियां हैं कि पिंडर घाटी में लगभग 800 परिवार, देवाल विकासखंड के 473 परिवारों को बद्रीनाथ वन प्रभाग के रेंज अधिकारियों द्वारा वन भूमि खाली करने के निर्देश दे दिए गए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा चमोली के नारायणबगड़ विकासखंड के लगभग 800 परिवार को भी इसी प्रकार के नोटिस भेजे जा रहे हैं। माननीय भेजे गए हैं। सीधा अर्थ है माननीय अध्यक्ष जी, इन परिवारों को एक उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, ये परिवार पीढ़ियों से बसे हुए हैं। 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100-150 साल से यहाँ पर इनकी बसासत है। माननीय अध्यक्ष जी, कठिन हालात में, विपरीत परिस्थितियों में, जब यहाँ कुछ भी नहीं होगा, पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। माननीय अध्यक्ष जी, पशुपालक बनकर जंगलों में रहकर उन्होंने इन क्षेत्रों को बसाया और आज वही लोग जिन्होंने यहां आबाद किया इस इलाके को, पिंडर घाटी को, वो आज उनको बेदखल करने की तैयारी सरकार द्वारा चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, और ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको हटाया जा रहा है यहां से, देश का कानून उन्हें बसाने की, उसी भूमि पर रहने का अधिकार देता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, 1980 में माननीय अध्यक्ष जी वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। माननीय अध्यक्ष जी, और उस वक्त के बाद एक प्रक्रिया, प्रोसेस था माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व ग्राम बनाने का। राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया लगभग क्या बंद ही हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, और काफी मात्रा माननीय अध्यक्ष जी वनों को वन आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। जिन क्षेत्रों में पीढ़ियों से लोगों की बसासत थी, लोग रह रहे थे, खेती कर रहे थे, पशुपालन कर रहे थे, अपनी आजीविका चला रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, आज वह वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं।
विभिन्न देश के विभिन्न भागों में वन आश्रित समुदाय जंगलों में रहते हैं माननीय अध्यक्ष जी, और उनका जंगलों से जुड़ाव, जंगलों से, प्रकृति से प्रेम, ये जग जाहिर है माननीय अध्यक्ष जी। और जंगलों से जुड़ाव निश्चित रूप से एक संदेश भी देता है माननीय अध्यक्ष जी। वो हमारे प्रहरी के रूप में भी माननीय अध्यक्ष जी हमारी जंगलों की भी सुरक्षा करते हैं। जब 1980 में माननीय अध्यक्ष जी वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, तब से सरकारें इन्हें अतिक्रमणकारी मानने लगी अध्यक्ष जी। और ये उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह की खबरें, इस तरह के हालात देखने को मिले हैं अध्यक्ष जी। और अंत में भारत सरकार को यह मालूम हुआ, ये जानकारी मिली, उन्हें भी एहसास हुआ कि लोग पीढ़ियों से, 10 सदियों से जंगलों में रह रहे हैं और उनकी आजीविका जंगलों पर ही निर्भर है माननीय अध्यक्ष जी। और उनके अधिकारों के लिए इस विशेष कानून बनाना आवश्यक हो गया माननीय अध्यक्ष जी। उसी को दृष्टि में रखते हुए माननीय अध्यक्ष जी 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वनाधिकार कानून, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में यह कानून, वनाधिकार कानून पारित किया गया माननीय अध्यक्ष जी। इस कानून का उद्देश्य था माननीय अध्यक्ष जी कि वनों में निवास करने वाले लोगों को उनके परंपरागत अधिकार वापस मिले और उन्हें कानूनी अधिकार भी मिले, हक भी मिले माननीय अध्यक्ष जी। तत्कालीन सरकार की यह मंशा थी। इस कानून के अंतर्गत न केवल व्यक्तिगत भूमि अधिकार दिए जा सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी, कई जगहों पर, कई राज्यों में उन क्षेत्रों को राजस्व ग्राम का भी दर्जा दिया गया माननीय अध्यक्ष जी। कई राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उन्हें अधिकार दिए गए तत्कालीन सरकारों द्वारा। माननीय अध्यक्ष जी, जो भी जिन्हें अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, और उनके घरों को बेदखल, घरों से बेदखल करने की माननीय अध्यक्ष जी कोशिश की जा रही है माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कई श्रेणियां हैं माननीय अध्यक्ष जी। वन भूमि है, नजूल भूमि है और अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि पर लोगों के जो वसाहत है उसका समग्र अध्ययन करने की आवश्यकता है माननीय अध्यक्ष जी। उन्हें वैधानिक मान्यता देने की आवश्यकता है माननीय अध्यक्ष जी। उन्हें भूमिधरी का अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है माननीय अध्यक्ष जी। और 2006 वनाधिकार कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की भी आज आवश्यकता है माननीय अध्यक्ष जी। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का मूल उद्देश्य माननीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने पीढ़ियों से वनों में निवास किया है, जिनका जीवन वनों पर निर्भर रहा है, जो परंपरागत अधिकारों को कानूनी मान्यता दिए जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, उन्हें अतिक्रमणकारी कहना न्यायोचित नहीं होगा। वनाधिकार कानून 2006 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय 3 पीढ़ियां 75 साल वन भूमि में निवास कर रहा है तो उसको भूमि पर व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए। यह परिभाषित करता है माननीय अध्यक्ष जी वनाधिकार कानून। इस कानून में जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं,
जनजाति लोग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया है कि अगर वो 75 वर्षों से 3 पीढ़ियों से उस वन भूमि पर निवास कर रहे हैं तो उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। ये वन जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसका माननीय उसमें एक उल्लेख है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, वनाधिकार कानून 2006 की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि किसी वन भूमि पर बसे हुए वन ग्रामों, पुराने आवासों और सर्वेक्षित ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करना हो तो इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय की अनुमति लेना, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, कानून ने स्पष्ट रूप से माननीय अध्यक्ष जी व्याख्या की है, व्यवस्था की है, वन क्षेत्र में पीड़ितों में से बसे लोगों को वैधानिक अधिकार दिए जा सकते हैं और उन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक विस्तृत रूप से मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत समय भी कम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कानून के अनुसार जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। और माननीय अध्यक्ष जी, आज स्थिति क्या है कि माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने किया भी है। माननीय अध्यक्ष जी, 25 अक्टूबर 2023 को हरिद्वार वन प्रभाग के 3 टोंगिया गांवों को, 3 टोंगिया गांव है माननीय अध्यक्ष जी, रामनगर प्रभाग के 3 टोंगिया गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया है 2023 को। तराई के बिंदुखत्ता क्षेत्र के जंगलों में लोग 200 साल से निवास कर रहे हैं और यदि अभिलेखों को देखें तो वर्ष 1932 से वन विभाग ने यहां के लोगों को निःशुल्क पशुचारण की, पशुपालन की अनुमति दी गई है। और 1952 में वहां पर प्राथमिक विद्यालय की भी स्थापना की गई 1952। और वह गांव, वह क्षेत्र, जंगल का जो क्षेत्र एक स्थायी आबादी के रूप में विकसित भी हो चुका था। माननीय अध्यक्ष जी, आज बिंदुकत्ता एक विशाल आबादी वाली क्षेत्र बन चुका है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 56,000 है। इस क्षेत्र में लगभग 95% हिस्से में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, 28 प्राथमिक विद्यालय, 20 सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालय, 8 डीजी हाई स्कूल, 7 इंटर कॉलेज, 55 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और लगभग 85% मकान पक्के बन चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 1932 से ही गणना की जाए तो यहाँ की निवास का इतिहास लगभग 93 वर्षों से अधिक पुराना हो जाता है। अध्यक्ष जी, प्रश्न है कि वनाधिकार कानून के लागू होने के बाद आज तक इनको क्यों राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं दिया गया। अध्यक्ष जी, इस संबंध में ग्राम स्तर और उपखंड स्तर की समितियों द्वारा जांच पूरी किए जाने के बाद 19 जून 2024 को नैनीताल के जिलाधिकारी, जो जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राजस्व परिषद उत्तराखंड को बिंदुकत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की संस्तुति की है 2024 को। उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है इस प्रक्रिया की सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं और पूर्व में भी कई समितियों तथा विभागों की रिपोर्ट इस प्रस्ताव को समर्थन में उपलब्ध है। राजस्व परिषद ने इस संस्तुति पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत भी जिला स्त्री समिति ने अपनी स्पष्ट रिपोर्ट देने के बावजूद भी बिरजू घटना को राजस्व ग्राम घोषित करने में क्या व्यवहारिक कठिनाइयां हैं माननीय अध्यक्ष जी? माननीय अध्यक्ष जी, हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र का बागजाला गांव भी लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से बसा हुआ है। 1942 में यहां के निवासियों ने 90 वर्ष के लीज पर 64 पट्टे प्रदान किए गए थे माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन आज स्थिति है कि उन पट्टों का नवीकरण नहीं हो पा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बापू ग्राम ऋषिकेश, माननीय अध्यक्ष जी 75 साल से 1952 में पूज्य बापू की शिष्या मीराबेन वहां आई। उन्होंने एक समिति का गठन किया और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार बनाने के लिए उन्होंने काम किया। और आज वहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उस राजस्व बापू ग्राम को खाली करने की सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही माननीय अध्यक्ष। और वहां पर IDDPL, वहां पर एम्स, वहां पर टिहरी से विस्थापित परिवार, वहां पर कई शैक्षणिक संस्थान, 55,000 की आबादी में डर और भय का माहौल है माननीय अध्यक्ष जी। 75 वर्ष पूर्व उन्हें वो जमीन मीराबेन जी को बाबू ग्राम के नाम से दी गई थी। माननीय अध्यक्ष जी, आज 75 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक माननीय अध्यक्ष जी सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। कल माननीय पूर्व संसदीय कार्य मंत्री जी, ऋषिकेश के माननीय विधायक, उन्होंने नियम 58 के अंतर्गत, नियम 300 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष जी सदन में अपनी बात को उन्होंने रखा। माननीय सरकार के प्रमुख संसदीय कार्य मंत्री रहे, शहरी विकास मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, क्या 300 नियम 300 के अंतर्गत सदन में इसको लाकर सूचना को सदन में अगर पढ़कर समस्या का समाधान हो सकता है क्या? सरकार को वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए, वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन इस दिशा में भी कुछ नहीं माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, यही हाल मालधन चौड़ 1956 में महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुसूचित जाति के सैकड़ों भूमि परिवारों को वहां पर भूमि आवंटित की गई। और मकसद क्या था माननीय अध्यक्ष जी? जो कमजोर लोग हैं उनको आजीविका के लिए जमीन दी जाए जंगलों में। आज वहां पर हजारों लोग हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। आज भी उनको उनकी भूमि को रेगुलाइज नहीं किया गया माननीय अध्यक्ष जी। हमें भूमिधर के अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। यह समस्या केवल शिवनाथपुर, मालधन चौड़ तक सीमित नहीं माननीय अध्यक्ष जी,
हर जिले में, हर गांव में बस्तियां हैं और आजादी के बाद सरकारों ने भूमिहीन, अनुसूचित और जनजाति के परिवारों को भूमि के पट्टे दिए, भूमि आवंटित की। आज उनको अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया जा रहा है। इसी तरह माननीय अध्यक्ष जी, एक सिलसिला है माननीय अध्यक्ष जी, एक लंबी सूची है। अब कह दूंगा तो फिर आप बोलोगे। जो माननीय अध्यक्ष जी, जो मामले हल्द्वानी और गोलाबाद क्षेत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बारे में चर्चा नहीं की जाती। सरकार से चाह रहे हैं आप पैरवी करें। जितना संवेदनशील इस मामले में हमारी सरकार है, आप लोग नहीं हो सकते। आप बहुत संवेदनशील तो बता रहा हूँ, लोगों को उजाड़ रहे हो, करे संवेदनशील है। अभी मैं बताऊंगा ना, हम क्या बताओगे? बताऊंगा। बाजपुर के, आप भी मंत्री रहे 10 साल, बाजपुर तहसील के, आप भी रहे, वो दिला दो, बाजपुर तहसील के मंत्री रहे 20 गांव हो जाएगी तुम्हारी। 50 वर्ष पहले ही उन्हें भूमि अधिकार प्राप्त हो चुका है। तू 3 महीने 13 बाजपुर के 20 गांवों को भूमि अधिकार प्राप्त 50 साल पहले हो चुका है। उनको भूमिधर की मान्यता मिल चुकी है, लेकिन कुछ साल पहले जिलाधिकारी उधम सिंह द्वारा एक आदेश जारी कर इन खरीद की जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, यही स्थिति नैनीताल, रामनगर, भवाली, टनकपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी जैसे महत्वपूर्ण नगरों को आवासीय भूमि को नजरुल भूमि से घोषित किया गया है। बग्गा चौवन खटीमा, वहां पर भी माननीय अध्यक्ष जी 50 साल 100 साल से वहां पर लोग रह रहे हैं। आज सरकार उनको भी वहां से उजाड़ना चाहती है। बग्गा चौवन माननीय अध्यक्ष जी, दुम्मा ढूंगा हल्द्वानी माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर भी माननीय अध्यक्ष जी, वहां के लोग भी वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हमें मालिकाना हक मिले, हमें भूमि का अधिकार मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। स्वर्गीय हरिप्रसाद टमटा जी जो अनुसूचित समाज के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने पूरे कुमाऊं में हरिनगर के गांव नाम से अनुसूचित जाति के भूमिहीनों के परिवारों को जमीन दी। आज तक उनको उनका मालिकाना हक नहीं मिला है माननीय अध्यक्ष जी। उनको सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जा रही माननीय अध्यक्ष जी। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा माननीय अध्यक्ष जी। ये आज उत्तराखंड की ये कहानी है माननीय अध्यक्ष जी। तो माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, सदन की सारी कार्रवाई रोककर मैं इसमें चर्चा की मांग करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रीतम सिंह जी। माननीय अध्यक्षा जी, कार्यस्थगन की सूचना पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्षा जी, प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न